तो 2 तरीके की प्रॉपर्टी मैग्नेट में नहीं रहेगी, ये 5 तरीके की हो जाएंगे। अब 5। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर एक बहुत ही प्यारा और बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। उससे पहले आपको मैं बता देता हूं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बहुत जरूरी है, हल्का सा टॉपिक है। पहले आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा बता दूं और फिर बताता हूं आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। जो कंडक्टर होते हैं, एक तो कंडक्टिविटी रेंज के आधार पर इनको कैटेगराइज किया गया है और दूसरा वो उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर। यू नो वेरी वेल कि वे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू देम इन एक्वस मीडियम, दे आर कॉल्ड कंडक्टर, और जो अलाउ नहीं करते दे आर इंसुलेटर। और जिनकी कंडक्टिविटी रेंज कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है दे आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें, वो सेमीकंडक्टर है जिसमें बात करनी चाहिए, जिस पर सवाल पूछे जाते हैं। सेमीकंडक्टर सबसे अच्छा सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन कंप्यूटर की चिप में यूज किया जाता है। ग्रुप 14 एलिमेंट, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो सब होते हैं, these act as सेमीकंडक्टर। और ये जो सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एलिमेंट है, कई बार इनको डॉप किया जाता है ग्रुप 13 एलिमेंट के साथ में, और कई बार ग्रुप 15, कार्बन 14 ग्रुप 14 का मेंबर है ना। कार्बन की बात नहीं करेंगे, कार्बन से नीचे वाले एलिमेंट। कार्बन फैमिली से पहले बोरॉन फैमिली है जिसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहा जाता है, और कार्बन के बाद 15 पीरियोडिक टेबल में उसको इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कहा जाता है। तो जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन को अगर हम डॉप कर देते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि बोरॉन फैमिली में आता है यहाँ पर एल्यूमिनियम, इनके साथ में डॉप कर देते हैं। डोप का मतलब देखिए, एक वर्ड है यहाँ पे डोपिंग। डोपिंग आपने सुना होगा, खिलाड़ी डोपिंग का दोषी पाया गया, यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बैन है, विच आर नॉट अलाउड, और अगर उनको एक्सेप्ट कर लिया जाए तो आप बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, तो जो सेमीकंडक्टर है उसको जब आप डोप करते हैं किसके साथ में, ग्रुप 13 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो जो सेमीकंडक्टर बनता है बेटा वो होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। याद रखिएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब आप इसको डॉप करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट के साथ में, जैसे फास्फोरस है, यहां जो सेमीकंडक्टर बनता है वो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं बेहद इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में ज्यादा पढ़ाए जाते हैं। ये यूज किए जाते हैं बूफर में, जो स्पीकर होते हैं बूफर में, ट्रांजिस्टर वगैरह के अंदर, टू मेक द डायरेक्शन ऑफ करंट इन वन वे। रेडियो में, बूफर में, ऐसी डिवाइसेस में यूज किया जाता है इनको। इनका कॉम्बिनेशन होता है NPN, NNP, PPN या NPN, मतलब पहले N टाइप, फिर P टाइप, फिर N टाइप। तो फिजिक्स में अच्छा बताया जाएगा आपको। तो अभी जो मैंने आपको बताया है वो बताया मैंने सिर्फ सेमीकंडक्टर के बारे में, क्योंकि मुझे बताना है आज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो थोड़ा सा हल्का सा मैंने आपको व्यू दिया है। N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं पता चल गया होगा। ग्रुप 14 एलिमेंट को जब डॉप किया जाता है ग्रुप 13 एलिमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ में, तो जो सेमीकंडक्टर की कैटेगरी बन के तैयार होती है दैट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एंड व्हेन ग्रुप 14 एलिमेंट यानी कि सेमीकंडक्टर दे डॉप विद इलेक्ट्रॉन रिच, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, लाइक ग्रुप 15 फास्फोरस, दे मेक एन टाइप सेमीकंडक्टर। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस NPN और NNP, these are used in ट्रांजिस्टर, बूफर, रेक्टिफायर्ड, इनमें यूज किया जाता है इनको। नाउ कम बैक टू द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। अभी आपने अब तक 2 तरीके की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखी होगी, एक कुछ ऐसे सब्सटेंस जो पैरामैग्नेटिक है और दूसरे जो
डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में लाने पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन को जब आप मैग्नेट के कांटेक्ट में लेकर के आते हो तो वो अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ, पैरामैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। गैस के बारे में बात करें बेटा तो ऑक्सीजन भी पैरामैग्नेटिक है। अगर आपको कुछ याद आ जाए थोड़ा सा तो ठीक है, नहीं तो अभी 3-4 दिन पहले मैंने 11th क्लास को पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर, और वहां पर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत एक टॉपिक है। उसमें बताया जाता है कि अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी के मोलिकुलर ऑर्बिटल में बचता है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। ऑक्सीजन के पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक है। नाइट्रोजन N2 गैस वो डायमैग्नेटिक होती है, जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं होता, सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, उनको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। और जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है दे वीकली रिपील्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इफ वी कीप देम इन कांटेक्ट विद मैग्नेट दे विल रिपील, वो उससे दूर भागते हैं। ठीक है। केमिस्ट्री में कंडक्टर ड्राइवर का रोल ही नहीं है, कंडक्टर है सीधे कंडक्टर को परिचालक नहीं बोलते हैं, कंडक्टर को यहां पर चालक बोलते हैं, और इंसुलेटर को अचालक बोलते हैं, और सेमीकंडक्टर को अर्धचालक बोलते हैं। इनके बीच का ये होता है। तो 2 तरीके की प्रॉपर्टी मैग्नेट में नहीं रहेगी, ये 5 तरीके की हो जाएंगी। अब 5 कौन कौन सी हो जाएंगी भाई? 1 पैरामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिज्म भी बोल सकते हो। दूसरा डायमैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिक। तीसरा फेरोमैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फेरी मैग्नेटिज्म। ठीक है। पैरा मैग्नेटिज्म, डाई, फेरी, फेरो, एंटीफेरी। ठीक है। 5। अब पहली प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूं। पहली प्रॉपर्टी, वे सभी सॉलिड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आने पर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, दे आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सॉलिड एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म। ऑक्सीजन हो गया है ना, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब अब वीकली अट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब इनके पास में एक इलेक्ट्रॉन होगा अनपेयर्ड, एक से ज्यादा जिसके पास में होते हैं तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, वो पैरामैग्नेटिक में नहीं आते, वो डाई में नहीं आते, और फेरीमैग्नेटिज्म में आते हैं। जिसके पास में एक से ज्यादा अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड या 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दे स्ट्रांगली अट्रैक्ट। एक वीकली अट्रैक्ट, दूसरा स्ट्रांगली अट्रैक्ट। वीकली है तो पैरा में आ गया, स्ट्रांगली अट्रैक्ट है तो फिर वो फेरीमैग्नेटिज्म में आ गया। दूसरा, अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे तो वो वीकली रिपील्ड होता है मैग्नेट के कांटेक्ट में आने से, दैट इज कॉल्ड डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है। अब एंटीफेरो और फेरी, ये 2 चीज हैं। फेरी का मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि जिसके पास में एक से ज्यादा है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। एक डाईमैग्नेटिक को छोड़ करके, ये ध्यान से सुन लीजिए, डाईमैग्नेटिक को छोड़ करके सब अट्रैक्ट ही होते हैं, सब अट्रैक्ट होते हैं। कोई कम होता है, कोई ज्यादा होता है, और जो ज्यादा होते हैं फिर वहां भी 2 कैटेगरी बन जाती हैं। एक में जो इलेक्ट्रॉन है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक से ज्यादा, उनका स्पिन देखा जाता है, किसका रिजल्टेंट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने अगर एनसीईआरटी देखे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं ये कहूंगा इसके लिए एक बार आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ लें और फिर मेरे से सवाल पूछें। आप देखेंगे उसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं, कई सारी ऐसी वर्ड हैं जो आपको वहां पढ़ने से समझ में आएंगे। जो उनका डोमेन स्ट्रक्चर है
वो एंटी पैरेलल होता है, नेट मूवमेंट वहां पर जीरो आ जाता है, नेट इफेक्ट जो होता है वो जीरो होता है, कुछ में जीरो नहीं होता। मैं रोक देता हूं यहां पर, ठीक है। रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये होता है। लेकिन जो ए है, चूंकि वो हमें पिकोमीटर में गिवन है, और पिकोमीटर को अगर मैं, ये पिकोमीटर में है, ठीक है, एज लेंथ, मैं 10 की पावर माइनस इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो सेंटीमीटर आ गया। और जब बेटा ए क्यूब करेंगे ना वॉल्यूम निकालने के लिए, तो इस 10 की पावर माइनस 10 का भी क्यूब हो गया, तो मैंने 30 लिख लिया सीधे, और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मैंने इसको निकाल दिया डेंसिटी को। एन ए कॉन्स्टेंट होता है 6.022 10 की पावर 23। ए एज लेंथ है, पिकोमीटर में है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं 30 इसलिए लिखा है यहाँ पर। और अगर आपके न्यूमेरिकल में ए सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो प्लीज यहाँ पर 30 फिर नहीं लिखना है, ध्यान से सुन लीजिएगा इस बात को। एम मोलिकुलर मास होता है, NaCl है तो 58.5 इस तरीके से। Z होता है नंबर ऑफ एटम, ये BCC के लिए 2 होता है और FCC के लिए 4 होता है। FCC यहाँ आयनिक सॉलिड जितने भी हैं जैसे NaCl, तो उसके लिए 4 होता है, और ZnS जो है या कोई और है BCC उसके लिए 2 होता है। क्लियर हो गया होगा ना कंसेप्ट। तो बेटा आपने एक काम करना है, ये NCERT से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है एक बार पढ़ लेना। एक छोटा सा और इसमें टॉपिक बचा हुआ है चलते चलते, वो और मैं आपको बता देता हूं, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं डाउट या आपके जो न्यूमेरिकल होंगे वो मैं ले लूंगा। एक था पैकिंग पैटर्न, जो पैकिंग पैटर्न होता है सॉलिड का, वहां सिर्फ वही बात बताता हूं जो पूछी जाती है, सीधे सीधे वही। ये मैं हटा रहा हूं, ये आप पढ़ेंगे एक बार। पैकिंग, इसमें क्या है, जब किसी सॉलिड को बनाते हैं तो पैकिंग में 3 चीजें हैं। एक है इन वन डायमेंशनल पैकिंग, और दूसरा बेटा है 2 डायमेंशनल पैकिंग। 2 डायमेंशनल पैकिंग समझ में आ जाएगा आपको जितना मैं बता रहा हूं, जो पूछा जाता है। तीसरा होता है 3 डायमेंशनल पैकिंग। 3 डायमेंशनल पैकिंग, इसमें पूछा जाता है आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर, और IIT में एक बार पूछा गया था पैटर्न के बारे में। देखिए 1 डायमेंशन का मतलब होता है सॉलिड को जो बनाने वाली चीज है दैट इज स्फीयर। जब आप एक स्फीयर को दूसरे स्फीयर के कांटेक्ट में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लेकर के आगे बढ़ते हो, मतलब आप 1 डायरेक्शन बना रहे हो, ऐसे ओनली यू आर मूविंग इन x डायरेक्शन ओनली, ठीक है। इन दैट केस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्फीयर इज 2, यानी कि किसी भी आप स्फीयर को देख लीजिए स्टार्टिंग और एंड वाले को छोड़ करके, वो 2 स्फीयर के साथ में टच है, 2 स्फीयर के साथ में, एक आगे एक पीछे। 2 डायमेंशन में क्या है, आप ऐसे तो बढ़ ही रहे हो आगे, इस तरीके से नीचे की तरफ भी देखिए आप मूव करते हो, ऐसे यहां पर इस तरीके से बढ़ रहे हो ना, ऐसे, ये मतलब आप x डायरेक्शन में भी मूव किया आपने y डायरेक्शन में भी मूव किया। और यहां 2 पैटर्न है इसमें। फिर एक पैटर्न तो ये है कि जब आप a, यहां पर जो ये तो a पैटर्न था, ठीक है, a पैटर्न और a के नीचे a लगाया आपने, मतलब ठीक एटम के नीचे एटम या एटम के ऊपर एटम, ऐसे करके। तो इस डायरेक्शन में आप देखिए कोई भी एक एटम ले लीजिए, सपोज करो मैंने ये वाला ले लिया, ये वाला एटम, ये कितने एटम को टच करता है बेटा जरा देखो, ये टच कर रहा है आपका 1 2 3 4 एटम को टच कर रहे हैं ना डायरेक्ट। तो इस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया कितना आया, 4 आ गया। इसको AA टाइप बोलेंगे, AA टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और 2 डायमेंशन में ही दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आपने x डायरेक्शन में एटम को ऐसे अरेंज किया, ये है x डायरेक्शन, ठीक है। जब y डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते हैं, y डायरेक्शन में, तो आप एटम को यहां लेते हैं बीच में, यहां y डायरेक्शन को आप लेते हैं यहां बीच में, ऐसे, जहां 2 एटम के बीच का डीप है, 2 एटम स्फेरिकल शेप में ऐसे, तो ये जो यहां गहरा गड्ढा बनता है, यहां पर आपने एटम को ऐसे फिट किया है। ऊपर वाली जो लेयर है वो इनके डीप में, यहां पर ऐसे, एटम के ऊपर एटम नहीं रखना है। जैसे एग
अंडे जो रखते हैं, अंडे आपने देखा होगा जहां एग वाली जो वो होता है अरेंजमेंट, क्या करते हैं, एक लेयर तो वो उन गड्ढों में रख देते हैं, दूसरा अंडा कहां रखते हैं, उन 4 एटम के बीच में, ऐसे सेट करके इस तरीके से। और इस डायरेक्शन में आप देखिए, किसी भी एक एटम को उठा लीजिए, मैंने सपोज करो ये वाला एटम ले लिया, ये वाला, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने एटम को टच करता है बेटा, एक एटम को टच किया, यहां पर 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, 6 एटम, 6 एटम को टच करता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। और देखिए यहां इनके सेंटर अगर मैं आपस में मिला देता हूं, यहां देखिएगा दूसरे कलर से, ये सेंटर मैंने आपस में मिला दिए हैं यूं, ऐसे, तो कैसी स्ट्रक्चर बनी, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनी, हेक्सागोनल। यहां बना है आपका स्क्वायर टाइप, है ना, स्क्वायर टाइप बना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया था, ए टाइप। इसमें क्या है, इन एटम को अगर मैं ए बोलता हूं तो इस एटम को आप बी बोलेंगे, क्योंकि इनके डीप में रखा हुआ है, बी बोलेंगे आप इसको। तो ए बी टाइप जो 2 डायमेंशनल में पैकिंग है एटम की, उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया है वो कितना आया, 6। और स्ट्रक्चर क्या बनी, स्ट्रक्चर बनी है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, हो गया बल्ले बल्ले। नाउ नेक्स्ट तीसरे तरीके का, थर्ड तरीके का जो है 3 डायमेंशनल में हमारे पास 3 तरीके होंगे। 3 डायमेंशनल देखिए, 1 डायमेंशनल में एक तरीका अरेंज कर दिया, 2 डायमेंशनल में 2 तरीके, ये और ये, एटम के नीचे एटम रखा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर। दूसरा, आप एटम के नीचे एटम मत रखिए, 2 एटम के बीच में जो गड्ढा बना है वहां पर एटम रखिए, एक्स वाई डायरेक्शन में, ए बी टाइप, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हेक्सागोनल। अब बारी आती है 3 डायमेंशनल पैकिंग की। तो 3 डायमेंशनल पैकिंग में मैं नेक्स्ट पेज पर बना देता हूं। 3 तरीके हमारे पास होंगे, हमने बढ़ना है एक्स डायरेक्शन में, हमने बढ़ना है वाई डायरेक्शन में, और हमने बढ़ना है जेड डायरेक्शन में। एक्चुअली जेड डायरेक्शन ऐसे नहीं है, ये आपकी तरफ है, मतलब एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन या फिर जेड डायरेक्शन, ये होता है 3D। क्या चीज है भाई हमारे पास, कैसे पेयरिंग करें हम, कैसे भरें। तो पहले वाला तरीका देख लीजिए जरा, ऐसे आपने एक एटम रखा, ये आप एटम रखते जा रहे हो। बेटर तो ये होता कि मैं एनिमेशन यूज करता इसमें, है ना, वी कैन यूज एनिमेशन नाउ बट नो प्रॉब्लम, मैं समझा देता हूं। ये देखिए, जो 2 डायमेंशनल में पहले वाला तरीका था उसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं, वहां एक्स वाई डायरेक्शन में हो गया था, अभी जेड बचा है। तो हमने यहां पर एटम के ऊपर एटम रखा, एटम के ऊपर एटम, सुना है ना आपने, बताओ, तीतर के ऊपर 2 तीतर, तीतर के नीचे 2 तीतर, बताओ कितने तीतर। एक सुनिए ना कहानी आपने बचपन में, तीतर के ऊपर 2 तीतर, तीतर के नीचे 2 तीतर, बताओ तो टोटल कितने तीतर बताना है आपने, मैं यहां पे समझा रहा हूं आपको। अभी क्या करना है मुझे, अब ये एटम के ऊपर मैं आपकी तरफ ऐसे एटम रखते हुए आऊंगा, है ना। तो उस केस में यहां अलग कलर लेता हूं मैं, यहां एक एटम आ जाएगा, इसके ऊपर एक एटम आएगा, इसके ऊपर एक एटम आएगा, इसके ऊपर एक एटम आएगा, हर किसी के ऊपर ऐसे एक एक्स्ट्रा एटम मैंने यहां पर फिट कर दिया है, ऐसे। तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखोगे, पहले तो इसको बाहर निकाल दूं मैं, 4 सेल वो इस तरीके से बन जाएंगे बेटा, आप देखोगे तो वो ऐसे बनेगी, क्यूब बनेगा, क्यूब, ये वाली स्ट्रक्चर बन के आएगी आपके सामने, इस वाली पैकिंग में, इस वाली पैकिंग में। इसको आप बोल देंगे AAA, मतलब 3 डायमेंशनल है लेकिन एटम के ऊपर ही एटम है। आप सब आंसर दे रहे 5 तीतर, क्यों 3 क्यों नहीं, तीतर है ना, इसके ऊपर 2 तीतर और ये तीतर है तो इसके नीचे 2 तीतर, तो टोटल कितने, 3, है ना। मैं ये नहीं कह रहा था कि इसी के ऊपर 2 तीतर और इसी के नीचे 2 तीतर, मैंने कहा तीतर के ऊपर 2 तीतर, तीतर के नीचे 2 तीतर, बताइए कितने तीतर, तो 3 हो गए, है ना। कितना आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, 8 आ जाएगा और क्यूबिक स्ट्रक्चर बनेगी। जो अब 2 तरीके बच गए हमारे पास में, एक ABA, यहां जो
2 डायमेंशनल में जो दूसरे वाला तरीका था उसको आगे रिपीट करना है। वहां क्या था, एक एटम ऐसे था, एक एटम ऐसे, और जो एटम उसमें रखा था वाई डायरेक्शन में इस तरीके से। हम क्या करेंगे, इसी में एटम ऐसे बढ़ा के ले आए आपकी तरफ, और 3 डायमेंशनल में क्या करेंगे, 3 डायमेंशनल में बेटा ये आपने 2 और एक ये, तो यहां जो बीच में जो गड्ढा बना है ऐसा इस स्ट्रक्चर का, ये वाला देखिए, मैं भर देता हूं कलर, ये वाला, इसके ऊपर जब आप एटम रखते हैं तो वो वहां पर जो गड्ढा बनेगा वो ऐसा बनेगा इस तरीके से, और ये होता है आपका एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसमें बनेगा आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये याद रखना है, ये नाम याद रखना है, और इसमें बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल पूछी जाएगी सिर्फ 2D वाला। कोऑर्डिनेशन नंबर पहले केस में कितना, डबल ए में 4, ए बी में 6, और 3 डायमेंशनल में पहले वाला जो ट्रिपल ए वाला है उसमें क्यूबिक बनता है, 8 आता है, और ए बी ए जो आता है उसमें टेट्राहेड्रल है, और फिर ए बी सी जो टाइप आता है उसमें ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मैंने कराया, आप इसके कंप्लीट जितने भी वीडियो हैं सॉलिड स्टेट की देख लीजिए। मुझे लगता है मैंने कुछ नहीं छोड़ा है इसमें, कुछ एक आपको एक्सरे ब्रैग इक्वेशन बल्कि एक्स्ट्रा कराई मैंने। अगर कुछ लगता है कुछ रह गया, कहीं पे कमी है, तो नेक्स्ट क्लास फिर एक बार सॉलिड स्टेट के लिए आता हूं, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आपको देता हूं उसमें, एंड देन न्यूमेरिकल भी करेंगे और आपके डाउट भी लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी।